नमस्कार, मैं लखन साल्वी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है प्रसिद्ध लेखक भंवर मेघवंशी जी, जो कभी अरविंद केजरीवाल जी के साथी रहे, उनके साथ उन्होंने काम किया। आगे जाके वो उनके आलोचक भी बने, एक किताब भी लिखी जो पब्लिश नहीं हुई, लेकिन समय समय पर वो कई माध्यमों से लिखते रहें और उनके बारे में बोलते रहें, बताते रहें, जन लोकपाल हो चाहे और अन्य मुद्दों पर। तो स्वागत है भंवर जी। आप तो भीलवाड़ा जिले के सीरडियास गांव के हैं, छोटे से गांव के, जो कि मांडल विधानसभा क्षेत्र में आता है। अरविंद केजरीवाल जी से कैसे मुलाकात हुई? 2002 की बात होगी, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर के, खाद्य सुरक्षा को लेकर के जन सुनवाइयां कर रहे थे। और मुझे याद आता है कि ब्यावर के पास जवाजा में जब स्वास्थ्य को लेकर के एक जन सुनवाई हो रही थी, तब हमें ये बताया गया कि दिल्ली से कोई इनकम टैक्स में कमिश्नर रहे हुए बंदे आ रहे हैं इस जन सुनवाई के लिए, और उनका नाम अरविंद है। तो मैंने उनके बारे में उससे पहले कोई बहुत ज्यादा कभी सुना नहीं था, लेकिन वो पहला मौका था जब उनसे मिलने का मौका मिला। और फिर कुंभलगढ़ इलाके में खाद्य सुरक्षा पर एक जन सुनवाई हुई, तो उसमें भी वो शामिल थे। तो उन 2-3 दिनों में मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन में मैंने अरविंद केजरीवाल के साथ पहली बार समय गुजारा और उनसे बातचीत करने का मौका मिला। और उस दरमियान मैंने ये देखा कि, और ये ऑब्जर्व किया मैंने कि वो भी जैसे कि मध्यम वर्ग अपनी सुविधा भोगी जीवन से निकल करके अचानक क्रांति करने के लिए एक बार सड़क पे उतरते हैं, ऐसा ही एक विचार लेकर के वो आए। और एक जिद्दीपन और एक अहंकार और दुनिया को अपने तरीके से बदल देने का उनके अंदर एक चीज मुझे समझ में आई। उनके अंदर एक बहुत ही सूक्ष्म किस्म का दम्भ, जो अंततः एक राजनेता को तानाशाह बना सकता है, उसका एक संभावना मुझे नजर आई हो। तो जैसा कि आपने बताया है कि आपको एकदम से तो मिलके ये लगा कि वो बदलने के लिए, किसी बदलाव के लिए जो है वो यहाँ आए हैं, और बदलने की एक जिद जो है उनके अंदर है। तो वो जो बदलाव का, वो जो परिवर्तन का काम, वो कैसा था, कैसा लगा आपको? उनका एक एनजीओ था दिल्ली में जिसका नाम था परिवर्तन, और परिवर्तन का काम सीमापुरी और नंद नगरी और वो जो इलाका है, उस इलाके की बस्तियों में उनका खासतौर पे काम था। तो बाद में फिर उन्होंने वहाँ राशन को लेकर के जन सुनवाई करी, और उस जन सुनवाई में हम सभी साथी पहुंचे वहाँ पे, और उनका आरटीआई को लेकर के भी काम था, कंटिन्यूस वो काम करते रहते थे। तो परिवर्तन एनजीओ के जरिए वो वहाँ पर काम कर रहे थे, और उनके साथ उस समय कई सारे साथी थे जो विभिन्न जगहों पर हैं। कुछ बड़े जर्नलिस्ट हैं, कुछ अपना अपना संस्था चला रहे हैं, या कुछ और भी कामों में चले गए हैं। तो परिवर्तन का जो काम था वो करप्शन के खिलाफ काम था। वो चाहे राशन की उसमें करप्शन हो, चाहे और कामों में करप्शन हो, तो इस तरह का काम वो कर रहे थे वहाँ पे। तो हम लोग निरंतर उनके साथ इस तरह के संपर्क में रहे, और आते जाते रहते थे। हमारे यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में वो आते थे, उनके यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में हम जाते थे। तो ये सिलसिला कई सालों तक बना रहा। पर उनका काम आपको कैसा लगा? जो काम था उनका, वो सूचनाएं निकालने का काम था, और सूचनाओं को फिर लेकर के मुझे लगता है कि उनका ब्लेम गेम का बहुत बड़ा काम था, कि कैसे लोगों को बदनाम किया जा सकता है। तो अच्छे भले लोगों के बारे में कुछ सूचनाएं निकाल करके एक तरफा तरीके से पूरा अभियान चला करके वो जो करते थे, मुझे लगता है कि उस समय हम सब लोगों को लगता था कि देखो कितना बड़ा सूचनाएं खोज करके ये लाए हैं। लेकिन उन सूचनाओं के को निकालने के बाद में किसी पर कार्रवाई हुई, वो मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ हुआ होगा। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि
जिस राशन डीलर के खिलाफ उन्होंने जनसुनवाइयां करवाई थी और वो राशन डीलर ने वहां जो टीम गई थी उस पर हमला किया था, उन्हीं में से किसी एक को उन्होंने अपनी पार्टी का टिकट तक दे दिया। तो अभी तो हालात ये है। आरटीआई का जो मूवमेंट चला था, इसमें आप लोग साथ साथ थे, कैसे साथ हुआ और क्या किया था, ये थोड़ा ये आरटीआई के मूवमेंट को लेकर के तो एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कैंपेन बना जिसका नाम था एनसीपीआरआई, और एनसीपीआरआई में बहुत सारे संगठन जुड़े हुए थे। परिवर्तन चूंकि वहां पे काम कर रहा था, इसलिए परिवर्तन भी आरटीआई की मुहिम में जुड़ा। तो हम लोग भी चूंकि आरटीआई के साथ काम कर रहे थे, और उस दरमियान आरटीआई पूरे देश में लागू हो, राष्ट्रीय कानून बने, क्योंकि दिल्ली में कानून था, राजस्थान में कानून था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे कानून बने, इसकी मांग को लेकर के सभी लोग काम कर रहे थे। तो उसमें सभी लोग सहभागी होकर के आए, और 2004 में दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोगों ने राइट टू इंफॉर्मेशन का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन किया उन लोगों के साथ मिलकर के। 2006 में मुझे याद है कि सूचना का अधिकार का कानून जब बन गया, बनने के बाद में उसमें संशोधन की कोशिश की जा रही थी पहली बार, तो जंतर मंतर पे धरना दिया गया, घूस के खिलाफ घूसा उनका एक अभियान था, तो उस अभियान में हम लोग भी शरीक रहे। तो सूचना के अधिकार को लेकर के देश भर में जहां भी लोग लड़ाइयां लड़ रहे थे, उसमें चूंकि मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़ा हुआ था, तो हम लोग भी उसमें साथ साथ जुड़े रहते थे। तो ये हमारा जुड़ाव था आरटीआई को लेकर के अरविंद केजरीवाल और उनके परिवर्तन के साथियों के साथ। ये अरविंद केजरीवाल जी के एक खास साथी है मनीष जी सिसोदिया, क्या इनसे भी आपकी मुलाकात हुई? इनसे आपके ताल्लुकात कैसे रहे? क्या इनके साथ भी आपने काम किया? और मुझे याद है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही बहुत घनिष्ठ साथी थे, और मेरा मनीष सिसोदिया के साथ जो संपर्क घनिष्ठ संपर्क बना वो आरटीआई के चौथे राष्ट्रीय अधिवेशन के वक्त में बना, जब मैं उनके घर कुछ दिनों के लिए रुका, और वो जो एक पत्रिका निकालते थे अपना पन्ना का जो आरटीआई का जो विशेषांक था अधिवेशन का, उस विशेषांक के लिए मैं अतिथि संपादक था। तो हम लोग मिल करके काम कर रहे थे, और उस दरमियान उनकी बुलेट मोटरसाइकिल पर काफ़ी दिल्ली की सड़कों को हमने नापा। वो यमुना पार के इलाके में रहते थे, तो वहाँ रोज जाते थे, वहाँ से वापस आते थे, और दिल्ली विश्वविद्यालय और बाकी तमाम जगहों पर आना जाना रहता था। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी और आई थिंक उनका छोटा बेटा था उस वक्त, इन सब से मेरा उसी दरमियान में परिचय हुआ, और अच्छा लगा, गर्मजोशी के साथ वो मिलते थे, क्योंकि जर्नलिज्म से आए थे वो, और हमारा एक पत्रकारिता का एक बंधुत्व का भाव भी था। तो उस वजह से भी मनीष सिसोदिया के साथ काफी घनिष्ठता हुई। उनसे आखिरी मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? अरविंद केजरीवाल से जो आखिरी मुलाकात है वो 11 मार्च 2011 को मेघालय की राजधानी शिलोंग में हुई, जब आरटीआई का एक राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोगों ने किया। और उस अधिवेशन को वहाँ करवाने में जो सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहे थे साथी तरुण भारतीय और अंजिला रांगड़, उसमें से तरुण भाई की अभी डेथ हो गई 2-3 दिन पहले। तो ये वही जगह थी जहां हमने 2 दिन एक साथ गुजारा अरविंद केजरीवाल के साथ। उससे पहले तो काफ़ी जगहों पर हम गए। हम रांची में हुए भोजन के अधिकार के सम्मेलन में हमने दिल्ली से वहाँ तक की गरीब रथ की यात्रा एक साथ की, खूब बातें करी। ये पहले का था मामला। लेकिन 2011 में उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन जो बाद में उन्होंने चालू किया, उससे पहले वो हमारी फिजिकली आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद हम आपस में कभी आमने सामने नहीं मिले, लेकिन उस अधिवेशन में वो प्रमुख भूमिका में थे। और मैं उस समय उस अधिवेशन के लिए मैं अपनी मैगजीन का स्पेशल अंक उस समय निकाला हम लोगों ने, तो हम लोग तब तक जुड़े रहे थे। लेकिन उनके सीएम बनने के बाद में उसके बाद कभी आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे, कभी बात भी नहीं हुई?
उससे पहले ही मामला काफी बिगड़ गया, क्योंकि जब उन्होंने जन लोकपाल का आइडिया जब वो डिस्कस कर रहे थे और उसके ड्राफ्ट को लेकर के बातचीत चल रही थी, तो तब मेरा उस दरमियान उस विमर्श में मैंने ये सवाल उठाया था कि पहली बात तो ये जन लोकपाल इस शब्द को लेकर के ही मुझे लगता है कि हिंदी भाषा के विद्यार्थी के नाते मुझे इसमें ये शब्द ही गलत लगता था, क्योंकि आप लोकपाल बनाए या जनपाल बनाए, ये जन लोकपाल क्या होता है। तो मैंने ऐसे ही कहा हाँ, जन और लोक तो जैसा कि एक ही- मैंने कहा जन पाल कर दो या फिर लोक लोकपाल कर दो उसको जी। तो एक तो उनको ये सब चीजें, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते, असहमति को बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं है, तो वो असहमत लोगों को पूरी तरीके से कुचल देते हैं। ये जो शुरुआती आलोचना हमने शुरू की और बाद में हमने इसको इस रूप में कहा कि आप जिस जन लोकपाल की कल्पना कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप एक ऐसा कानून बनाएंगे और उसमें एक जन लोकपाल एक लोकपाल बनाया जाएगा, तो वो जो लोकपाल होगा वो क्या मंगल ग्रह से आएगा? वो आएगा कहां से? अगर वो हमारे ही देश से आएगा तो हमारे ही जैसा व्यक्ति होगा, वो भ्रष्ट भी हो सकता है, वो कास्टिस्ट भी हो सकता है, कम्युनल भी हो सकता है। तो मेरी आलोचना ये थी कि आप संविधान के ऊपर की सत्ता निर्मित नहीं कर सकते। हमारा संविधान चेक एंड बैलेंस देता है ऑलरेडी, विधायिका को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, सबको, प्रेस पे, सब पे नजर रखता है वो, और एक भी स्तंभ थोड़ा भी आगे पीछे होता तो दूसरा स्तंभ उस पर नजर रखता है। लेकिन अरविंद वो चाहते थे कि इन सबके ऊपर एक, मतलब एक तरीके से संविधान से भी ऊपर कुछ बिठा दे, जिसका डंडा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे भी चले, राष्ट्रपति पे भी चले, प्रधानमंत्री पे भी चले, संसद पे भी चले और हमारी एग्जीक्यूटिव पे भी चले। तो मुझे वो आइडिया बड़ा खतरनाक लगा। मुझे लगा कि ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, इसको मुझे थ्रेट लगा वो आइडिया, और मैंने कहा कि मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं, और मैंने खुल करके जन लोकपाल के आइडिया के एकदम विरोध में अपना मत प्रकट किया। और तब तक उनका इंडिया अगेंस्ट करप्शन बन गया, और फिर उन्होंने वो आंदोलन रामलीला मैदान का शुरू कर दिया, और उस आंदोलन के दरमियान हमारे रिश्ते और ज्यादा बिगड़े। क्योंकि मुझे याद है कि जब आंदोलन चला तो मैंने शायद आंदोलन के दूसरे तीसरे दिन ही एक आर्टिकल लिखा, अन्ना आंदोलन का सांप्रदायिक चरित्र, और उसमें मैंने कहा कि ये पूरा करप्शन के खिलाफ जो पूरा बनाया है पूरा कि कैसे आंदोलन चलेगा, और इसकी पूरी टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो उससे पहले आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो है वो बैठ करके और ये प्रस्ताव पारित करती है कि हम करप्शन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे, और फिर अचानक इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनता है, और उसमें बाबा रामदेव से लगा के, किरण बेदी से लगा करके, और ये सब लोग आ जाते हैं, जिनको मैं ये सोचता हूँ कि ये ज्यादातर वो लोग हैं जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाले लोग, और बाद में तो ये सब लोग बीजेपी में भी गए कई लोग। तो उस आंदोलन को सफल करने के लिए रामलीला मैदान में जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ धर्म यात्रा महासंघ 20,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन करवा रहा था, और जिस तरीके से भीड़ वहां पर पहुंची और देश भर में आरएसएस का कैडर निकल करके उस आंदोलन का पक्ष ले रहा था, मुझे उसमें लगने लगा कि ये कहीं न कहीं नागपुर से संचालित आंदोलन है, और अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी जो टीम है, ये एक तरीके से आरएसएस की बी टीम के रूप में काम कर रही है। और मैंने उसको खुल के लिखा, और उसके बाद मैं निरंतर और मैंने कई सारे आर्टिकल लिखे, और उससे अन्ना हजारे और ये पूरी जो टीम थी ये पूरी बहुत नाराज हो गई, और अंत में उस आंदोलन के बाद में उन लोगों ने रालेगंज सिद्धि में बैठ करके मेरे खिलाफ एक लिखित निंदा प्रस्ताव पारित किया, और बाद में अरविंद केजरीवाल की तरफ से मुझे मानहानि का, कि उन्होंने कहा कि उनकी मैंने मानहानि की, ये कहते हुए उन्होंने मुझे कानूनी नोटिस दिया और मुकदमे की धमकी दी कि वो मेरे खिलाफ मुकदमा करेंगे। अब आप सोचिए कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप पारदर्शिता की बात करते हैं, आप जवाबदेही की बात करते हैं, और जब हम जवाब मांग रहे हैं तो आप हमको धमका रहे हैं कि आपको हम जेल भेज देंगे। तो ये इनका लोकतंत्र के प्रति सोच है। तो ऐसे हमारे रिश्ते फिर एकदम से बिगड़ गए। तो आप जो बता रहे हैं कि कई तरह की जो है आपकी उनसे असहमतियां थी, और वो असहमतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, तानाशाही उनका रवैया रहता है, लेकिन अंततः तो उन्होंने सारी जीते, मतलब वो इस मुकाम तक पहुंचे, दिल्ली के सीएम वो बने, और उन्होंने जो कुछ वंचित वर्ग के लिए, दलितों के लिए और लोगों के लिए जो किया है, आज दिल्ली की जनता तो उनको चाह रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो तथ्य है कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं और निरंतर उनको जीत हासिल होती रही है, वो एक अलग
अलग चीज है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जो उनका स्टैंड है, मेरा उसको लेकर के क्वेश्चन है, और वो आज भी क्वेश्चन है। जैसे उन्होंने पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा कि विचारधारा रहित राजनीति का दौर है। आप सोचिए कि कोई भी राजनीतिक दल विचारधारा से रहित कैसे हो सकता है? उसकी कोई एक आइडियोलॉजी तो होगी, कोई तो सिद्धांत होगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी कोई विचारधारा नहीं होगी, हम किसी विचारधारा के नहीं है। उनसे जब आरटीआई मूवमेंट के दौरान मीडिया के लोग पूछते थे कि क्या आप कभी राजनीति में जाएंगे, पार्टी बनाएंगे, तो वो स्पष्ट रूप से उसके लिए मना करते थे कि ये सारे दल, सारे नेता भ्रष्ट है, चोर है, और इनसे कुछ नहीं होने वाला है, हम अलग कुछ करेंगे और हम एक अलग राजनीति बनाएंगे। लेकिन राजनीतिक दल बनाएंगे और पावर कैप्चर करेंगे और फिर वही करने लगेंगे वो भी, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। तो मुझे लगता है कि वो टोकनिज्म है उनका सब चीजों को लेकर। जैसे शिक्षा को लेकर के दुनिया भर में वो कहते हैं कि उन्होंने शिक्षा को सुधार दिया, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने दिल्ली स्कूलों को बहुत अच्छा बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना दिया, भौतिक संसाधन उनके ठीक कर दिया, ढांचागत ठीक कर दिया, लेकिन गुणवत्ता क्या है उन स्कूलों की, बच्चों को क्या वाकई वो पढ़ाया जा रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। मोहल्ला क्लिनिकों की हकीकत क्या है, क्या वाकई वहां पर हेल्थ बढ़िया हो गया? कई लोगों का तो ये कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के घरों में मोहल्ला क्लिनिक खोल करके उनको किराए के रूप में वो पहुंचाना शुरू किया। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब बाबा साहब का इतना नाम ले रहे हैं, जय भीम भी कहते हैं और सारी चीजें करते हैं, और उनकी जो सरकार है पंजाब की, वो तो यहाँ तक भी कि भगत सिंह का एक तरफ और एक तरफ बाबा साहब का चित्र भी लगाती हैं, लेकिन उनकी राजनीति क्या रही है उस पर भी आप देखेंगे। वो यूथ फॉर इक्वलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन था रिजर्वेशन के खिलाफ, उसमें वो लोग भाषण दे चुके थे जेएनयू में जाकर के आरक्षण के खिलाफ। ये उनका इतिहास है। उसके बाद में जब अन्ना हजारे की आंदोलन की कोर कमेटी में दलित आदिवासियों का प्रश्न जब आया कि भाई आपने उस समुदाय से किसी को इसमें नहीं रखा, तो उन्होंने बड़ी बेहयाई से कहा कि कानून बनाने के लिए योग्यता चाहिए। इसका मतलब यह है कि दलितों को योग्यता नहीं होती है। इस देश का संविधान बनाने की योग्यता बाबा साहब अम्बेडकर में थी, मतलब दलितों के पूर्वजों में वो योग्यता थी, लेकिन आज के दलितों में वो योग्यता नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल का एक तरीके से स्टैंड रहा। अभी बहुत रिसेंट में जब उनकी सरकार में जो मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम जी एक बौद्ध धर्म का एक कार्यक्रम में वो गए, और वहां पर बाबा साहब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाएं दोहराने की वजह से राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद छीन लिया अरविंद केजरीवाल ने, और अंततः राजेंद्र पाल गौतम को आप छोड़नी पड़ी और बाहर आना पड़ा। तो कैसे केवल जय भीम का नारा लगा रहे हैं, केवल बाबा साहब का चित्र बना रहे हैं, उससे हम मान लेंगे कि वो दलितों के समर्थक हैं? मुझे लगता है कि किसी भी रूप में वो दलितों के समर्थक के रूप में नहीं दिखाई देते। आपने कहा कि मैंने एक किताब लिखी, तो मैंने इन सारी चीजों को लेकर के ये आपका सच नाम से एक किताब लिखी थी, हालांकि बाद में फिर उसको मैंने पब्लिश नहीं किया, लेकिन इन सारी बातों को मैंने सिलसिलेवार इसमें लिखा कि उनका आइडिया क्या है स्वराज का, वो किस तरह का वो चीज बनाना चाहते हैं। और मुझे कई बार लगता है कि जब ऐसे लोग सत्ता में बैठ जाते हैं जो बहुत पावर हंग्री होते हैं, बहुत घमंडी होते हैं और असहमति की आवाजों के प्रति बहुत ही ज्यादा असहिष्णु होते हैं, मुझे लगता है कि वो भयंकर तानाशाह बन करके निकलते हैं। तो ये खतरा अरविंद केजरीवाल की राजनीति में सदैव बना हुआ है, और ये इसके बारे में हमें सावचेत रहना चाहिए और हमको निरंतर बात करनी चाहिए। चाहे कोई आदमी कितनी बार जीत जाए, कितने बड़े पद पे पहुंच जाए, लेकिन अगर उसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है तो हम व्यक्ति पर नहीं, व्यक्ति की प्रवृत्ति पर बात कर रहे हैं। से थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा है कुमार विश्वास की बातों को लेके भी, वो भी यदा कदा मंचों पर यही बात तानाशाही वाली और कहते रहते हैं। आपको क्या लगता है इनके बीच का क्या कुछ बिगाड़ हुआ, क्या जवाब? मैं नहीं जानता कि पहले क्या जुगाड़ था और बाद में क्या बिगाड़ था, लेकिन जितने भी लोग उनके साथ रहे, जिन्होंने पार्टी बनाने में सहयोग किया, फंड किए, आंदोलन किए, उनके मंचों के संचालन किए, धीरे धीरे सारे लोग वहां से निकले और सबने बाहर आकर के कहा कि दम्भी व्यक्ति है, आत्ममुग्ध व्यक्ति है और तानाशाह है, पार्टी के भीतर कोई लोकतंत्र नहीं है, अपने तरीके से निर्णय लेता है और
कोई संभावना नहीं, कोई नई राजनीति नहीं बनाई आपने, आप वही कर रही। आप सोचिए जो पार्टी करप्शन के खिलाफ सत्ता में आई, वो शराब के घोटाले में उस सरकार के मुख्यमंत्री, उस सरकार के शिक्षा मंत्री, आबकारी मंत्री और दूसरे मंत्री, तीन मंत्री कई कई महीनों तक, इवन सालों तक जेल में रह करके आए। तो आप करप्शन के खिलाफ तो सत्ता में आए थे और आप करप्शन में ही जेल में चले गए। ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी अगर जनता उनको चुनती है तो ये एक अलग चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धांत विहीन राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी है। आपको क्या लगता है मनीष सिसोदिया वो किस तरीके से इसमें जुड़े, और वो जो जुड़ने के बावजूद भी आज दिन तक जो उनके साथ में हैं, इससे आपका क्या विचार है? तो मुझे आश्चर्य हुआ जब वो जेल चले गए आबकारी घोटाले में, और मैं चूंकि उनकी पत्नी से भी परिचित था और उनके परिवार में मेरा बहुत आना जाना रहा, तो जब वो जेल गए और उनके पत्नी के बीमार होने की और वो परिस्थिति मैंने जब पढ़ी तो मुझे आत्मिक क्लेश हुआ कि कैसे व्यक्ति के साथ जाकर के कैसे व्यक्ति ने अपना सब चीजें बर्बाद की। लेकिन चूंकि मैंने ये देखा कि जब परिवर्तन और ये कबीर करके उनका एक संगठन था, ये फोर्ड फाउंडेशन वगैरह से उनको कुछ ग्रांट भी थी, तब से ये लोग साथ साथ हैं। फिर आरटीआई में जो घूसा वाला मूवमेंट था तब भी साथ थे, फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना तो भी साथ थे, पार्टी बनी तो भी साथ रहे, सत्ता में भी साथ रहे, जेल गए तो भी साथ रहे, जेल से वापस आकर के और चुनाव लड़ रहे हैं तो भी साथ हैं। तो कुछ लोग अविभाज्य अंग होते हैं, अभिन्न अंग। मुझे लगता है कि वो आपस में अभिन्न अंग है और शायद बने रहेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम रह चुके हैं, अब आपकी क्या राय है? क्या कुछ बदलाव आप उनमें देखते हैं? मैं सोचता हूं कि जो व्यक्ति जिसका कम्युनलिज्म पर, कास्टिज्म पर, करप्शन पर, या इस देश में जो कुछ चल रहा है आज, जिस तरीके से संविधान खतरे में है, जिस तरीके से एक धार्मिक अंधविश्वास और पोंगा पंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन सब चीजों पे उनका स्टैंड क्या है, ये सवाल सबको पूछना चाहिए। और अब वो कह रहे हैं कि हम सब लोगों को रोजगार दे देंगे, कोई नौकरी से वो नहीं रहेगा। लेकिन आप दिल्ली की हालात देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है वहाँ, जिस तरह का पर्यावरण को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के, वहाँ गार्बेज को लेकर के, यमुना जिस तरीके से गंदी हो गई है। तो उन सब चीजों पर आप देखेंगे तो वो जो कुछ भी वादे उन्होंने किए वहीं पर तो आप खरे उतरते हुए कहीं पे भी आप नजर आते नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आपका दावा है कि आप एक भिन्न किस्म की राजनीति, ईमानदार किस्म की राजनीति करेंगे, और अब ईमानदार के पोस्टर भी छाप रहे हैं और बेईमानों के भी पोस्टर छाप रहे हैं। अभी ये बड़ा अजीब बात है कि हरियाणवी में कहावत है कि सूपा बोले तो बोले, छलनी भी बोलने लगी है। यहाँ तो हाल ये है कि जो अखंड डूबे हुए हैं, जिन पर केसेस चल रहे हैं, वो भी ईमानदारी के सर्टिफिकेट अभी तक भी जारी कर रहे हैं। उन्होंने शीला दीक्षित जी को भी जारी किए, बहुत सारे मनमोहन सिंह जी की सरकार के वक्त में भी जारी किए, कई सारे लोगों को करप्ट बता करके, और जो कुछ करना चाहिए उन्होंने किया, और अंत में उनमें 2G स्पेक्ट्रम वगैरह के जो घोटाले बताए गए उसमें से कुछ निकला भी नहीं, और शीला दीक्षित को तो इतना बदनाम किया उन्होंने, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा जेल भेजेंगे, एक व्यक्ति जेल नहीं गया, ये खुद जेल चले गए। तो मुझे लगता है कि आपकी राजनीति, अरविंद केजरीवाल की राजनीति, और ये पूरी जो राजनीति बनाई गई है, ये कहीं न कहीं एक क्रिएशन है आरएसएस का ही दूसरा। तो भाजपा है, और जहां भाजपा नहीं जीत सकती है वहां पर इनको मौका मिल जाए, ये है। तो दोनों ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ए टीम भी है और बी टीम भी है। मेरे को तो अभी भी वही लगता है। एक सवाल उठता है मन में कि तो फिर आखिर केजरीवाल को जेल कौन भेज रहे हैं? केजरीवाल को जेल करप्शन भेज रहा है। जब करप्शन करेंगे, आप गलती करेंगे तो आप जाएंगे ना उसमें। तो वो सत्ता का संघर्ष तो है, एक ही पार्टी में गुटबाजियां चलती है, सारी चीज चलती है। लेकिन जिस तरीके से इस देश को आरएसएस चला रहा है, वो ABCD टीमें भी बना करके काम करते हैं। तो ये पता भी नहीं रहता आपको कि कौन किसके लिए कहाँ काम कर रहा है। थैंक यू भंवर जी। तो ये थे भंवर जी मेघवंशी, बहुत सारी बातें आपसे हुई है। पॉडकास्ट की अगली कड़ी में हम बात करेंगे ऐसी ही किसी शख्सियत से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।